बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर के रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो काम क्या करता है, यह होता किस लिए है। सेकंड, बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि इसकी एबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये याद रखना है कि हमारे पास कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है। जैसे हम कहते हैं जी बैटरी क्या है, वो भी एक डिवाइस है, लेकिन उसमें क्या होती है आपस चार्ज स्टोरेज है, यानी कि वहाँ पे करंट आपको मिलता है, वोल्टेज मिलती है। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी प्रॉपर्टी है, बैटरी की। इसी तरह हमारे पास एक डिवाइस आता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कैपेसिटर, तो आपने कहना है कि ये डिवाइस होता है जो किसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, चार्जेस को स्टोर करने के लिए। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, कि ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। मसलन आप ये कह दें कि आपने उसको कोई चार्जेस दिया, उसने पकड़ के स्टोर कर लिया, तो उसको आप किसका नाम दे देंगे बच्चों, कैपेसिटर का नाम दे देंगे। अब कैपेसिटर की शेप हमारे पास कैसी होती है, कैपेसिटर कुछ इस शेप का हमारे पास होता है। हम कह रहे हैं दो फर्ज करें इसकी प्लेटें हैं, ये उसकी प्लेट है, ठीक है कि नहीं बच्चों, और दूसरी इसकी ये वाली प्लेट है हमारे पास। चलिए ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट करवा दिया है बैटरी के साथ। ये बैटरी का एक टर्मिनल इधर से इसके साथ कनेक्ट हो गया, दूसरा इस साइड से इधर कनेक्ट हो। अब हमें पता है कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। हम कहते हैं जी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका कौन सा टर्मिनल हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास दो बैटरी के टर्मिनल है और बैटरी को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, कैपेसिटर की प्लेटों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहते हैं ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ठीक है। अगर आप फर्ज करें कि ये दो हाथ हैं, आप यहाँ पे जाके अब चार्ज स्टोर होना समझ रहे हैं कि चार्ज स्टोर कैसे होता है। मतलब मैं कहता हूँ ये हमारे पास प्लेटें हैं, या सिंपल एक हाथ ले लें। अगर आप यहाँ पे अकेला मैग्नेट लगाएंगे तो बच्चों ये मैग्नेट उसी वक्त क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब दोबारा उठा के जितना मर्जी बड़ा मैग्नेट लगा दें गिर जाएगा। अगर आप एक मैग्नेट इधर लगाएं और साथ उसी वक्त उठा के इधर भी मैग्नेट लगा दें, तो आप जैसे इधर दो मैग्नेट लगा के ऐसे अपना हाथ पीछे करेंगे, दोनों यहीं पे चिपके रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये चिपके क्यों हैं। असल में पहले आप मैग्नेट को लेके आ रहे थे, दरमियान में क्या था, हाथ था। अब आपने दोनों तरफ मैग्नेट रखा, दरमियान में अब भी हाथ है, लेकिन अब वो यहाँ पे स्टे कर गए हैं। बिल्कुल सेम सेंस में यहाँ पे चार्ज भी स्टोर होता है। मसलन चार्ज कैसे होगा, यहाँ पे जब अट्रैक्शन आएगी, यहाँ पे कैसे इधर मैग्नेट रखा है और दूसरी तरफ भी मैग्नेट रखा है, दोनों मैग्नेट ने क्या किया, अट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैग्नेट क्या हो गए, चिपक गए हैं या आपस साथ चिमट गए। हम कहते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव यहाँ पे कितना चार्ज लाएगा, सपोज करें जी वो प्लस क्यू का चार्ज लेके आता है इस प्लेट पे। अब ये अकेला तो यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता, ये प्लेटों के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमने किसका नाम दे दिया जी, डी का डिस्टेंस का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। अब ये खिलाफ बिल्कुल ऐसे कहते हाथ है, आपने इधर मैग्नेट लगाया है, ये इसी वक्त पीछे गिर जाएगा। अगर आप इधर भी मैग्नेट लगाएं और हाथ की इधर भी मैग्नेट लगाएं, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं कहता हूँ ये हाथ है, हाथ के इधर मैग्नेट लगा दें और साथ इधर भी लगा दें, आप ऐसे फर्ज करें एक मैग्नेट और एक ऐसे, ये दोनों पीस यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पीस को उतार के पीछे करें, ये साथ इस वक्त ये भी नीचे गिर जाएगा। तो सेम सेंस में यहाँ पे चार्ज भी स्टोरेज होता है ऐसे करके, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव। मसलन यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी ने भेजा है और यहाँ से क्या जाएगा, नेगेटिव, तो इसके ऊपर यहाँ पे आके कितना स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे कहते हैं 1 कूलम आया है प्लस का, उसी वक्त इधर से क्या आता है, -1 कूलम आता है। फिर इधर से पीछे से एक और 1 कूलम, तो यहाँ पे 2 कूलम हो जाता है, यहाँ पे -2, इसी तरह 3 -3 4 माइनस। तो टाइम गुजरता जाता है, इस पे आने वाला चार्ज क्या होता रहता है, बढ़ता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे छोटा मैग्नेट लगाएं और इधर भी छोटा मैग्नेट लगाएं, तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और मैग्नेट लगा दें, थोड़ा सा और, तो पहले वाला मैग्नेट भी लगा हुआ है और आने वाला मैग्नेट भी इसके ऊपर क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैग्नेट लगाएं और यहाँ पे भी, तो फिर मैग्नेट, तो इस तरह मैग्नेट की तादाद बढ़ा रहे हैं इधर और इस साइड के ऊपर, आपको फील होगा कि आपके हाथ को जैसे ज़्यादा दबाया जा रहा है, यानी कि इनके दरमियान में फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जितने आप मैग्नेट ज़्यादा करते जाते हैं, असल में यहाँ पे स्टोर होने वाला चार्ज भी क्या होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, यहाँ पे स्टोर होने वाला चार्ज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है हमारे पास, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे 1 कूलम है, यहाँ पे भी 1 कूलम, लेकिन यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो याद रखें जितनी प्लस की मैग्नीट्यूड होती है उतनी ही किसकी होती है,
माइनस की मैग्नीट्यूड होती है और यही हमारे पास चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर होता है। यानी आप अब कहते हैं 2 कूलम है, तो 2 कूलम का मतलब क्या है कि इधर भी 2 कूलम है, इधर भी कितना है 2। तो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा इसकी 2 वैल्यू है, प्लस वाले पे +2 होगी और माइनस वाले पे -2 कूलम होगी। तो Q हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कि हर प्लेट पे स्टोर होने वाला चार्ज Q, ठीक है कि नहीं, यानी जितनी चार्ज प्लस की मैग्नीट्यूड उतनी। अब क्वेश्चन ये है कि जब इधर प्लस आता है साथ इसी वक्त इधर क्या आ जाता है माइनस। अब गौर करें, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दरमियान में क्या है, हवा। तो ये छलांग लगा के नहीं जा सके, जैसे एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस है, आपने 2 मैग्नेट रखे, आप 2 मैग्नेट को यहाँ पे रखें, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने हाथ से उनको रोका हुआ होता है। बिल्कुल यहाँ पे दरमियान में हवा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे किसका होगा, माइनस का। ये अट्रैक्ट तो करेंगे, कौन सा फील्ड अट्रैक्ट करवाएगा इनको, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहाँ से कहाँ होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये वाले चार्ज एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि दरमियान में हवा, बिल्कुल एक ऐसे इधर एक मैग्नेट है, एक इधर मैग्नेट है, दोनों अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपने दरमियान में हाथ रख के या कोई मीडियम रख के ने रोका हुआ कि एक दूसरे के साथ जाके ना मिले। तो यहाँ पे इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगी, लेकिन चार्ज इटसेल्फ मूव नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे दरमियान में उसको ले जाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप यहाँ से बैटरी रिमूव कर दें बच्चों, जैसे बैटरी रिमूव करेंगे ये चार्ज वापस नहीं आएगा। क्यों, ये वाला इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इसको खींचने की, तो ये पीछे को जाने की इजाज़त ही नहीं दे रहा। हाँ, अगर आप इधर से नेगेटिव रिमूव कर दें, सारा पकड़ के खींच के उतार दें, तो ये साथ इसी वक्त पॉजिटिव पीछे को निकल जाएगा। तो ये फिनोमेना होता है कि यहाँ पे ये जो फील्ड है इनके दरमियान में अट्रैक्शन बनवाता है, लेकिन इसको इस पे नहीं जाने देता और इसको इस पे नहीं जाने देता। वो दरमियान में इनके हुई चीज़ कंडक्टिंग मूव नहीं करवाती है, सॉरी चीज़ कंडक्टर नहीं पड़ी होती जो इसको इधर ले जा सके या इसको इधर लेके आ जाए। तो Q इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। V हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज। ये बैटरी की वोल्टेज है। सिर्फ इस केस में जितनी वोल्टेज बैटरी की है उतनी वोल्टेज किसके क्रॉस होगी, कैपेसिटर के क्रॉस। अदरवाइज अगर कोई और केस होगा तो ये V वोल्टेज ऑफ बैटरी नहीं है, ये V है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट। ठीक है बच्चों, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, V हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं। अब ये याद रखें यहाँ पे क्यों वही वोल्टेज है, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट। रीज़न ये है कि ये दोनों किस कम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं हमारे पास, पैरेलल में, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास वाहद कम्बिनेशन है कि इसको हम डिस्कस कर सकते हैं पैरेलल में भी, सीरीज़ में भी। एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी पैरेलल है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे बैटरी से सप्लाई करेंगे उतनी ही वोल्टेज किसके क्रॉस आ जाएगी, कैपेसिटर। हाँ, अगर यहाँ पे आपको रजिस्टर लगा दें फिर जितनी बैटरी की होगी वो इसके क्रॉस नहीं आएगी, फिर जितनी इसके क्रॉस होगी वो आपने डिपेंड करना। अब हमें पता है जितनी इसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा, अब बैटरी से जितनी वोल्टेज ज़्यादा करेंगे उतनी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होती जाएगी, ज़्यादा। जितनी आप यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा करेंगे उतना इस पर जाने वाला चार्ज भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, तो जितनी हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगी उतना चार्ज क्या होता जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब ये है Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, V के आ जाएगा। ठीक है, जितनी हमारे पास वोल्टेज बढ़ती जाएगी उतना इससे स्टोर होने वाला चार्ज भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा। और जितनी वोल्टेज हमारे पास कम होती जाएगी उतना स्टोर होने वाला चार्ज भी क्या होता जाएगा, कम होता है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन बनता है इनमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। मसलन मैं आपको सिंपल ये समझाने के लिए एग्जांपल दूँ कि आपके पास अगर बाल्टी है, बाल्टी के अंदर 10 किलो पानी आ सकता है, ठीक है कि नहीं। अगर आप उसके क्रॉस पानी उसमें डालते जितनी उसकी लिमिट है वो उतना स्टोर कर लेगी, उससे ज़्यादा आएगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब बताएं, आप पानी बाहर से जितना मर्जी ज़्यादा कर सके, क्या वो बाल्टी छोटी बड़ी होगी कभी, नहीं। ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप कह दें कि इसकी एबिलिटी ही बाल्टी की है 10 किलो की,
पीछे से आप बेशक 10,000 किलो भी ऐड करवा दें तो इसमें सिर्फ कितना स्टोर होना 10। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है कि जितना को वो स्टोर कर सकता है। मसलन मैं कहता हूँ इसकी एबिलिटी है 10 फैरेड की, माइक्रो फैरेड की, उस एबिलिटी से ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर आपके पास नहीं हो सकता है। यानी कि ये वो वाली एबिलिटी है, या आप ये कह दें कि इतनी ताकत है इसमें चार्ज स्टोर करने की, इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो होगी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, यानी कि हमारे पास वो कौन सी चीज़ आ जाएगी जितना इसमें चार्ज आके जमा हो सकता है, ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। मसलन इसको हम कहते हैं सी, इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, और इसे आप लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है कि नहीं बच्चों? तो ये हमारे पास चीज आ जाती है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब यहां पे जो समझने वाली C किसके बराबर आएगी बच्चों? Q ओवर V। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन को हमने आगे जाके स्टडी करना है कि क्या चीज है हमारे पास। अब गौर करें, जितनी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ती जाएगी उतना उसमें स्टोर होने वाला चार्ज भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा। लेकिन ये जो C है ये कांस्टेंट है। इसका MCQ कैसे आता होता है कि अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हम डबल कर देंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो इसका MCQ लिखें कि इफ़ द वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर इज मेड डबल देन द वैल्यू ऑफ C विल बी हाफ, डबल, वट एवर जो भी है। तो ये मैं आपको यहाँ से ये डायग्राम रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर हम MCQ लिख लेते हैं। इफ द वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर इज, ये MCQs है आपके पास, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, चलिए आप अक्रॉस द कैपेसिटर की बजाय ये जो कॉम्बिनेशन यूज किया था आप कहते हैं इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी is doubled then capacitance of a capacitor will be of the capacitor will be, तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 4 टाइम बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 टाइम कम हो जाएगी। तो क्या आएगी वो चीज़ हमें स्टडी करनी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ये हमारे पास हो जाएगी, पहला ऑप्शन है डबल, दूसरा ऑप्शन है हाफ, तीसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाई थी, अगर बैटरी की वोल्टेज डबल करेंगे तो अगर बैटरी की वोल्टेज डबल होगी तो साथ ही इसके क्रॉस चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन अगर ये रिलेशन देखा जाए, अगर हमारे ख्याल में ये बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये कितने गुना बढ़ गई है, 2 गुना, तो ये 2 गुना क्या हो जाएगी, आपस कम हो जाएगी। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर ये डबल हो जाएगी तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन बच्चे हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, ये रिलेशन तो तब एप्लीकेबल है कि V बढ़े कि C कम हो, जब Q क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये रिलेशन तब है, यानी कि अगर इन दोनों का रिलेशन स्टडी करना है तो इसे कांस्टेंट रखना है, अगर इन दोनों का स्टडी करना है तो इसे कांस्टेंट रखना है, अगर इन दोनों का स्टडी करना है तो इसे कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब देखें, जब हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ाएंगे, बैटरी की वोल्टेज क्या करेगी, बढ़ेगी, साथ ही इसके ऊपर Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप कह दें कि ये 1 है, ये 1, ये 2 है, ये 2, ये 3 है, ये 3, लेकिन 1/1 की रेशो 1, 2/2 की रेशो भी 1, 3/3 की रेशो भी क्या हो जाएगी, 1। यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उस पर स्टोर होने वाला जो चार्ज है वो भी उतने ही गुना बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं और साथ ही चार्ज बढ़ जाए, और आप गौर करें, आप यहाँ पे ये कह रहे हैं वोल्टेज बढ़ाई है तो C हमारे ख्याल कम, भाई C कम नहीं होगा, जितनी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतने गुना उस पर स्टोर होने वाला चार्ज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों की जो रेशो है ये याद रखना है, ये क्या रहेगी, सेम। कब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन नहीं है, वो तो ये वाला रिलेशन लग रहा है। यानी कि ये वाले रिलेशन का ये MCQ है आपके पास कि जितनी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे
बैटरी की उतने ही क्या बढ़ता जाएगा उस पर स्टोर होने वाला चार्ज, और जितना उस पर चार्ज बढ़ता जाएगा दोनों की रेशियो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जो कैपेसिटेंस है वो बैटरी पे डिपेंड ही नहीं करती। वैसे भी अगर मैं बताऊं, मैं कह दूं मैं यहाँ पे मैथ छोटा लेके आऊँ या मैं मैथ बड़ा लेके आऊँ, क्या ज़मीन अपनी जी की वैल्यू कभी चेंज करेगी? कभी भी नहीं। जैसे बाल्टी है, बाल्टी में 10 किलो पानी आ सकता है, चाहे मैं पीछे से 5 किलो लेके आऊँ, चाहे मैं 50 किलो लेके, चाहे मैं 50,000 किलो लेके आऊँ, क्या कभी बाल्टी अपना साइज छोटा बड़ा करेगी? नहीं। असल में वो 10 किलो पानी आना उसकी एबिलिटी है या कैपेसिटी है, उसी को तो असल में हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको लास्ट में हम डिफाइन करेंगे। तो जो कैपेसिटेंस है वो बाहर वाली चीज़ को देख के अपने आप को क्यों चेंज करेगी? वो क्यों सोचेगी कि पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो मैं अपने आप को ज़्यादा या कम कर लूँ? वो ये कहेगी अगर पीछे से पानी कम आ रहा है तो मैं स्टोर भी कम कर लूँगी, लेकिन अपनी रेशियो को क्या रखूँगी, कांस्टेंट रखूँगी। तो जो कैपेसिटी है वो जब प्रॉपर्टी ही कैपेसिटर की है तो वो बैटरी पे क्यों डिपेंड करेगी? तो इंडिपेंडेंट होती है। इनका इन्वर्स रिलेशन तभी एप्लीकेबल होगा अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इस केस में क्या होता है, जैसे आप बैटरी बढ़ाते हैं इस पर स्टोर होने वाला चार्ज भी हो जाता है ज़्यादा, तो यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वाला रिलेशन लगेगा। तो आपने कहना कैपेसिटेंस क्या रहती है बच्चों, रिमेन सेम। तो ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एज एन कंसेप्चुअल और एंटी टेस्ट के हवाले से, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि अगर V डबल होगा तो C क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बच्चों वो तब रहती है अगर चार्ज कॉन्स्टेंट हो, ठीक है कि नहीं। ये आगे जाके हमने एक रिलेशन भी पढ़ना है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वहाँ पे जाके आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इन दोनों का डिफरेंस कि डिफर कहाँ पे करती है और ये सारी चीज़ें हमारे पास कैसे कैसे वेरिएबल करती हैं। तो बच्चों अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। अब जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो C है इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, हाउ वी कैन डिफाइन इट। असल में जो कैपेसिटेंस है वो एबिलिटी है कि वो कितना स्टोर कर सकता है। मतलब मैं 10 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड, तो आप ये कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज, कि किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी या ताकत कितनी है किसी भी चार्ज को स्टोर करने की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इसे डिफाइन करते हैं C इज इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है। C का यूनिट होता है हमारे पास फैरेड, चार्ज का होता है कूलम, वोल्टेज का होता है वोल्ट, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट रखें, चार्ज 1 कूलम का स्टोर हो तो उसकी एबिलिटी कितनी की होगी बच्चों, 1 फैरेड की, ठीक है कि नहीं। और अगर फर्ज करें आप यहाँ पे 2 वोल्टेज दें और चार्ज 2 कूलम का स्टोर हो तब भी रेशियो कितनी की है, 1। 3 वोल्टेज दें, 3 कूलम चार्ज स्टोर हो तो आपके पास एबिलिटी तब भी कितनी है कि 1 फैरेड। इसका जो एमसीक्यू आता होता है वो इसका यूनिट पूछता है 1 फैरेड। 1 फैरेड एक बड़ा यूनिट है, इसकी जगह हम छोटे यूनिट यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, F बड़ा लिखेंगे, पिको फैरेड, इस तरह करके आप इसके छोटे यूनिट्स भी यूज़, ये माइक्रो फैरेड आपस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास माइक्रो हमारे पास पता है, नैनो पता है, पिको 10 की पावर -12, पिको हमारे पास होता है 10 की पावर -12, नैनो होता है 10 की पावर -9 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6 फैरेड, ठीक है बच्चों। तो हम 1 फैरेड को किस तरह डिफाइन करेंगे, अगर हम चार्ज रखें 1 कूलम का और कितनी वोल्टेज स्टोरेज हो, अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखें प्लेटों के दरमियान और वहाँ पे आके चार्ज कितने का स्टे कर जाए 1 कूलम का, तो कितनी एबिलिटी होगी इसकी, 1 फैरेड की एबिलिटी होगी। तो इस तरह हम 2 फैरेड डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट दें, 2 कूलम चार्ज स्टोर तो वो 2 फैरेड, 3, 4, इस तरह सो ऑन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इज 1 वोल्ट एंड द चार्ज स्टोरेज ऑन इट इज 1 कूलम देन द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड। तो इसकी डेफिनेशन लिखें कि 1 फैरेड आप लोग किस तरह डिफाइन करें। फैरेड अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल f से लिखना है, अगर सिर्फ शॉर्ट एक वर्ड लिखना है तो आपने कैपिटल F से लिखना है। इफ़ द वोल्टेज क्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इन, इफ द voltage across the plates of a capacitor, across the plate of a capacitor is, capacitor is 1 farad, sorry, if the voltage across the plate of a capacitor is 1 volt and charge on
एंड चार्ज स्टोरेज ऑन इट इज 1 farad, sorry 1 coulomb, then ability of a capacitor and the capacitance, then capacitance is 1 farad. ठीक है कि नहीं, यानी कि हम 1 वोल्ट दें और 1 कूलम चार्ज स्टोर हो तो जो एबिलिटी होगी कैपेसिटर की वो हमारे पास बच्चों कितने की होगी, 1 फैरड की होगी। तो अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस किस पे करती है। एमसीक्यू आप लोगों को नोट कर लेना है। जो कैपेसिटेंस है असल में वो डिपेंड करती है कि इनके दरमियान में फासला कितना है या प्लेटों का एरिया कितना है। मसलन अगर फासला कम होगा तो फील्ड क्या होगा, चार्ज जल्दी जल्दी आके स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिपेंड, अगर फ़र्ज़ करें प्लेट का साइज़ छोटा है तो कैपेसिटर थोड़ा आगे फ़र्ज़ करें जी 4 कूलम का आगे स्टोर हो गया। अगर आप इसका एरिया बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आगे फ़र्ज़ करें जी चार्ज ज़्यादा। तो ये डिपेंड करती है किस पे कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है वो पहला पॉइंट है किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करती है। जितनी कैपेसिटर की प्लेट छोटी होगी यानी एरिया छोटा होगा चार्ज उतना ही कम स्टोर होगा, जितना एरिया बड़ा हो जाएगा चार्ज उतना ही क्या स्टोर ज़्यादा। अब दूसरा इसके दरमियान में फासले पे, फासला इनके दरमियान में कितना है उससे ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फासला बढ़ाने से कम करें। तो पहला एरिया है, दूसरा हमारे पास क्या है डिस्टेंस, या इसको आप यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो डिपेंड करती है मीडियम। तो ये तीनों चीज़ें आगे हम डिटेल में ड्राइव करने जा रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है। वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और लास्ट हमारे पास डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अब आपको जो एमसीक्यूज आएगा वो एमसीक्यूज इस तरह नहीं आएगा एरिया और डिस्टेंस, वो इनको मिला के असल में ज्योमेट्री का नाम दे देते हैं, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। ठीक है कि नहीं, तो ज्योमेट्री ऑफ प्लेट भी वो कह देते हैं, यानी ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स। तो जितनी ज्योमेट्री आप पास ज़्यादा हो जाएगी यानी इन चीज़ों की वैल्यू क्या होती जाएगी, वेरिएबल। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी क्या होती है, वेरिएबल। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड्स करती है तीन फैक्टर, एरिया, डिस्टेंस या सेपरेशन, और लास्ट हमारे पास है मीडियम के ऊपर। तो हम यहाँ पे 1 फैरड को डिफाइन किया है। ये आप पास एमसीक्यूज के लिए है। कैपेसिटी से आप पास कैपेसिटेंस क्या होती है, एबिलिटी होती है। ये हमने अभी इसका कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ की है कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वी के है। ठीक है कि नहीं। अब आगे हमने इसका क्यू और वी का इन्वर्स रिलेशन भी पढ़ना है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो वो बच्चा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड